A very, very good morning to all of you. Good morning, class. Very, very good morning to all of you. उठ गए सब लोग? उठ गए? बिस्तर में नहीं बैठना है, बिस्तर में नहीं बैठना है, पेन एंड पेपर हाथ में लेना है। बिस्तर में सोते सोते लेक्चर का आनंद नहीं लेना है, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चालू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। चालू कर सकते हैं। आज लेक्चर की शुरुआत में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। क्या आप जानते हो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डू यू नो लास्ट लेक्चर कहां पे अंत हुआ था? कम ऑन एवरीबॉडी, डू यू नो लास्ट लेक्चर का अंत कहां था? यस यस, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। आज के लेक्चर में हमें मुंह दिखाई करनी है एक और विलन की। उस एक और विलन का नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है? आई होप लास्ट लेक्चर सब लोगों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है? लास्ट लेक्चर सब लोगों ने एक बार शीट गो थ्रू की होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड व्हेन यू कम इन ट्वेल्थ, जब आप ट्वेल्थ में आओगे तो कोई भी आपको ईएमएफ और वोल्टेज के बीच का फर्क एक्सप्लेन नहीं करने वाला, कोई भी नहीं करेगा। तो आप लोगों को अभी से ही अपना बेसिक बिल्डअप करके रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ असली में बैटरी की क्षमता होती है, बट बैटरी जो बाहर सप्लाई करती है और जो बैटरी की असली क्षमता है उसमें फर्क होता है। तो बैटरी जो सप्लाई करती है वो वोल्टेज है, पर बैटरी की जो असली क्षमता है वो आपका ईएमएफ है। पर जितनी बैटरी की क्षमता है उतना बैटरी का वोल्टेज क्यों नहीं है? क्योंकि बैटरी के पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको टैकल करने के लिए हमारी बैटरी की कुछ ना कुछ एनर्जी चले जाती है, ठीक है? बाहर के विलन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अच्छी तरह से आपने उस बात को समझनी है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नाम की जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो चीज है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? हरदम याद रखना, सर्किट में जब भी आपको छोटा आर दिखाई देगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होगा, और छोटा आर हरदम बैटरी के साथ सीरीज में होता है। बैटरी के साथ सीरीज मतलब बैटरी के बाजू में मिलेगा आपको, ठीक है? और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में कहीं पे भी हो सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है? तो आपने इस बातों का ध्यान रखना है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में लगाता कौन है? हम लोग लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सर्किट बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां पे आपकी टीवी है, ये आपका बैटरी हो गया, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये बैटरी का ईएमएफ ई हो गया। अब आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे एक छोटू आर है और यहां पे एक बड़ा आर है। ये जो छोटू आर यहां पे देख रहे हो, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आपकी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है? और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हरदम बैटरी के साथ सीरीज में लगता है, मतलब बैटरी के साथ बाजू में लगता है। ये बात हरदम याद रखना। पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सर्किट में कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी, किधर भी, सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, कैसा लगाओ आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगा सकते हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी करंट को रोकने का काम करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी करंट को रोकने का काम करता है। दोनों एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, दोनों में कोई फर्क नाम की चीज नहीं है, ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट, नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कल जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात किया था, कल जब हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात किया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म ईएमएफ होता है, तब हमने कल उसका डेफिनेशन लिखा था। अगर आपको याद आएगा तो कल हमने उसका डेफिनेशन लिखा था, जो मैं आज वापस लिखता हूं ताकि एक अच्छी तरह से हमको आइडिया मिल जाए।
the work done in moving a charge once around the complete circuit is called as EMF of a cell। इसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा था, हम लोग ने इस चीज को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड किया था। आज हम ईएमएफ का फॉर्मूला देखेंगे। आज हम ईएमएफ का क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है dw बाय dq, या ईएमएफ का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। आई होप आप लोग इस dw और dq से वाकिफ है। आई होप आप लोग को पता है कि कभी भी आप dw या dq लिखते हो तो आप एक्चुअली बात करना चाहते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड एक्चुअली आप बात करना चाहते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के बारे में। तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, वो बनता है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। और अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ईएमएफ की तो वो भी वही है, पढ़ के देखो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, कितना वर्क डन किया एक चार्ज को मूव करने के लिए सर्किट के अंदर, वो आपका ईएमएफ हो जाएगा। वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, कितना आपने काम किया एक चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए, वो आपका ईएमएफ हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, ठीक है। टीवी, आपके घर में लगा हुआ टीवी, टेलीविजन, सर्किट में कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, काम करने वाली चीज। बल्ब लगा लो, फ्रिज लगा लो, टीवी लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। बल्ब में कुछ ना कुछ चाहिए। सो आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला। गिव मी यस और नो फॉर दिस। फटाफट मुझे एक यस और नो दो। सबको ये समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम लोग ने सिर्फ इतनी बात की है कि बैटरी कितना वर्क डन करती है और बैटरी का कितना चार्ज मूव होता है। ये जो डी लिखते हैं ना हम लोग, डी ऐसा लिखते हैं, इसको बोला जाता है स्मॉल वर्क डन। और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसको बोलते हैं स्मॉल चार्ज मूव्ड। किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर आप ये डी लगा दो तो वो क्वांटिटी को स्मॉल बोला जाता है। तो यहां पे अगर फॉर्मूला W बाय Q है, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, दिस इज द फॉर्मूला, देन इफ आई पुट अ D इन फ्रंट ऑफ दैट, इट विल बिकम स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल चार्ज मूव्ड। ठीक है, ये फिजिक्स में आपको याद रहेगा हरदम, स्मॉल वर्क डन स्मॉल चार्ज। अगर आप टोटल बात करना चाहते हैं तो आप W बाय Q भी लिख सकते हैं। यस, D को डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं, डेल्टा ही है वो, बट फिजिक्स में आप इसको स्मॉल वर्क डन या स्मॉल चार्ज के हिसाब से याद रखेंगे। D इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ओनली, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय dt लिखते हो ना, dx बाय dt, वैसा ही है ये, बट यहां पे फिजिक्स में आप इसको याद रखेंगे स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल चार्ज। आई होप ये पेज सब लोगों के दिमाग में क्लियर है। Everybody has understood that we have studied electromotive force in detail in the previous lecture। पूरा डिटेल में बात किया है, आज सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखा है, बस एक लाइन फॉर्मूला लिखा है, और डेफिनेशन पढ़ के ही फॉर्मूला लिखा है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। एवरीबडी गिव मी यस और नो अगेन फॉर दिस थिंग। क्लियर है? मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब लोग के दिमाग में क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इस डायग्राम को भी आप लोग को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है।
ये सेल का आपका ईएमएफ है ऑफ अ सेल, ये आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमने सेल में खुद से बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है खुद से, और ये आपका टीवी है, ये आपका टीवी है, ठीक है। तो आपके टीवी तक कितना करंट पहुंचेगा, आपके टीवी तक कितना करंट पहुंचेगा, मतलब ये बैटरी आपके टीवी को कितना करंट देगी, हमें उस बारे में बात करनी है, हमें उस बारे में बात करनी है। पर अगर आप सोच विचार करेंगे तो स्टोरी में दो तरह के विलन्स हैं, एक तो हमारे घर का विलन है और एक बाहर का विलन है, और दोनों के दोनों विलन्स ये नहीं चाहते कि सर्किट में करंट फ्लो हो। दोनों के दोनों विलन जाने किस चीज के लिए जाते हैं, बचपन में अगर आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में कभी भी रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा, तो हर एक बच्चों को इतना तो याद रहता है रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, वो नहीं चाहता कि सर्किट में करंट फ्लो हो। तो इन दोनों विलन को टैकल करने की वजह से हमें यह पता करना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, हमें वो पता करना है। अच्छी तरह से आपने बात को समझना है। इसी पर्टिकुलर सर्किट में अगर मैं करंट का फ्लो निकालना चाहता हूं, मैं करंट का फ्लो निकालना चाहता हूं, तो मैं करंट का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, कोई बड़े इसमें डील नहीं है, कोई इसमें बड़ी डील नहीं है। हम लोग ओम्स लॉ लगा के फॉर्मूला निकालेंगे। पर उसके पहले मैं एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं, मैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं जो बहुत सारे बच्चों को कभी नहीं समझ में आती। एंड रिसेंटली अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो रिसेंटली जो हमारे एच.सी. वर्मा सर है, अगर आपने उनका कभी नाम सुना है, एच.सी. वर्मा सर ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उनको एक डाउट आया था इसके ऊपर, एक बच्चे ने उनको एक डाउट पूछा था, ठीक है ना। डाउट क्या है मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है जो बच्चा खुद से बिल्डअप करता है। प्लीज पे अटेंशन। बच्चे को क्या लगता है पता है क्या, बच्चे को लगता है कि ये बैटरी से करंट निकल रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा करंट यहां से यहां पहुंचता है। फिर करंट जब यहां पहुंचता है तो करंट को दिखता है आइला, सामने रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये मुझे रोकने की कोशिश करेगा। फिर करंट जब रेजिस्टेंस से फ्लो होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर जब करंट बाहर निकलता है तो वापस उतना ही हो जाता है, फिर वो टीवी से फ्लो करता है, फिर वो इंटरनल रेजिस्टेंस के पास आता है तो उसको लगता है आइला यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है, फिर करंट की वैल्यू कम हो जाती है, फिर करंट बाहर निकलता है, वैसे का वैसा बैटरी के पास वापस आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग में बात को समझो। It is not like that the current reaches near the resistor and it experiences आइला resistance, ये मेरे को रोकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। पूरी की पूरी कहानी करंट को लेके है ही नहीं, पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी लड़ाई झगड़ा बैटरी और इन दोनों के बीच में है, बैटरी और रेजिस्टेंस के बीच में। बैटरी क्या करता है, बैटरी पहले से ही अपनी कुछ एनर्जी को स्पेंड कर रहा है, बैटरी पहले से ही कुछ अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को टैकल करने में मतलब हराने में। उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई है, फिर बची कुछ एनर्जी से वो करंट को पैदा करके सर्किट में घुमाता है। मतलब जब करंट सर्किट में घूमता है तो उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस कहां पे है और ये वाला रेजिस्टेंस कहां पे है। करंट को कुछ मतलब नहीं होता कि रेजिस्टेंस कहां पे है, इससे करंट को कुछ मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रेजिस्टेंस के आने के पहले करंट को लगता आइला रेजिस्टेंस, कुछ नहीं, करंट को पता भी नहीं होता सर्किट में रेजिस्टेंस है, बिकॉज रेजिस्टेंस को पहले से ही हैंडल कर लिया जाता है, उसके बाद सर्किट के बाहर करंट निकलता है। When the current flows through the circuit, it is not like that कि करंट मतलब डेफिनेशन बचपन में कैसी पढ़ाई गई है तुम्हें, बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में डेफिनेशन क्या बोला गया, रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच ऑपोजेस द करंट। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट तुम्हें बताऊं तो तुम्हें किस तरह की फीलिंग आती है, तुम्हें यही फीलिंग आती है ना, करंट आता है आइला रेजिस्टेंस ऑपोज कर रहा है, फिर आगे जाएगा आइला रेजिस्टेंस ऑपोज करता है, ऐसा फीलिंग आता है तुम्हें, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता तुम्हें, बराबर है कि नहीं, सब लोग को ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता है
कि करंट जब घूमेगा तो उसको रेजिस्टेंस दिखेगा, फिर वो रेजिस्टेंस को देख के सोचेगा आइला रेजिस्टेंस, अब ये मेरे को अपोज करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। प्लीज प्लीज कम आउट। अब हम बड़े हो गए, अब हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए। अब हमें रियलिटी जाननी है, अभी हमें रियलिटी जाननी है। करंट जो बैटरी से निकलता है वो पूरे सर्किट में कांस्टेंट फ्लो होता है, एक ही वैल्यू की करंट पूरे सर्किट में फ्लो होती है। ऐसा नहीं होता है कि रेजिस्टेंस को देखने के बाद वो आइला बोलता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा है ही नहीं। पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू एक ही रहती है, एक ही रहती है। नो अंकिता, नथिंग स्टफ्स लाइक दैट, नथिंग स्टफ्स लाइक दैट। रेजिस्टेंस डजंट स्टॉप एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ करंट, ये सब झूठ है, ये सब का सब झूठ है। बात को समझो। तुम करंट को एक ऐसा हीरो समझो जिसने ईएमएफ नाम का बॉडीगार्ड रखा हुआ है। करंट नाम का हीरो कार के बाहर तभी कदम रखेगा जब तक उसके बॉडीगार्ड इन दोनों विलन्स को संभाल नहीं लेते, इन दोनों विलन को संभाल नहीं लेते। राहुल का सवाल है तो रेजिस्टेंस रोकता क्या है? आपने बात को अभी तक से नहीं समझा राहुल, आपने बात को अभी तक से नहीं समझा। पहले तो आप इस चीज से बाहर निकलो, पहले तो आप इस चीज से बाहर निकलो, पहले सब लोग इस चीज से बाहर निकलो कि करंट यहां पे पहुंचेगा, आइला रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसा पहले इस चीज से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस थिंग फर्स्ट, पहले उस चीज से बाहर आओ। अब आप लोग का सवाल क्या है मैं आपको लोग को बताता हूं। अब आप लोग का सवाल है कि रेजिस्टेंस फिर रोकता क्या है? क्या आपने कल का लेक्चर ध्यान से नहीं पढ़ा? क्या आपने कल के लेक्चर में ये इमेजिन नहीं किया? सोचो, सोचो आपका जो डाउट है, सोचो आपका जो डाउट है, मैं उसका जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, इस स्टेटमेंट का कच्चा चिट्ठा सुनते हैं, इस स्टेटमेंट का कच्चा चिट्ठा सुनते हैं। सबसे पहले तो एक चीज अच्छी तरह से समझो, ये रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारी बैटरी है और ये बैटरी का रेजिस्टेंस है, ठीक है? रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, इसका मतलब क्या है? पहले ये समझो, पहले ये समझो, बात को समझो। स्टॉप कमेंटिंग एंड लिसन टू मी। आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, टक 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 टक, जब पूछूंगा तब टक 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 टक। अभी यहां पे बिल्कुल ध्यान से सुनो। सपोज ऐसा करो कि सर्किट ऐसा है, एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो कि सर्किट ऐसा है। नो स्मॉल आर मतलब नो इंटरनल रेजिस्टेंस, अज्यूम करना है ऐसा, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बराबर है? अज्यूम करना है, सिर्फ आपको ऐसा अज्यूम करना है कि हमने एक सर्किट ऐसा उठा लिया जिसमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया हमारे सर्किट में। इसका मतलब हमारे सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस ना होने का मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है? अगर मैं एक बच्चे को पूछूं कि तुम्हें क्या समझ में आता है कि हमारे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बच्चा जवाब देगा मतलब करंट को कोई अपोज नहीं कर रहा। पर तुम्हें एक बात को समझना है, रेजिस्टेंस एक्चुअली करंट को अपोज नहीं करता, रेजिस्टेंस एक्चुअली ईएमएफ को अपोज करता है। पहले तो तुम्हारे दिमाग को संभालो, तुम्हारे दिमाग से पहले बच्चे जो चीजें थी वो निकालो। क्या तुम्हें यह पता है कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज नहीं करता? रेजिस्टेंस की लड़ाई ईएमएफ के साथ है। बात को समझो। रेजिस्टेंस मैदान में लड़ाई करता है ईएमएफ के साथ, बट उसको बुक्स में लिखा गया है कि वो लड़ाई करता है करंट के साथ। वो करंट के साथ लड़ाई नहीं करता, वो ईएमएफ के साथ लड़ाई करता है। बट बुक्स में ऐसा क्यों लिखा गया है कि वो करंट को अपोज करता है?
बात को समझो, बात को समझो। अगर अगर तुम्हारी लड़ाई ईएमएफ के साथ है तो इनडायरेक्टली तुम्हारी लड़ाई करंट के साथ है, क्योंकि करंट को पैदा करने वाला बंदा कौन है? करंट को पैदा करने वाला बंदा ईएमएफ है। बात को दिमाग में फिट करो, बात में दिमाग को फिट करो कि अगर ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस की गैंग में अगर तुम लोग शामिल हो, अगर तुम विलन हो, तो विलन क्या बोलेगा? विलन बोलेगा हमने वार जो किया वो डायरेक्टली करंट पे नहीं किया, हमने जो वार किया वो ईएमएफ पे किया। ईएमएफ की वैल्यू घटी इसलिए करंट की वैल्यू घटी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली करंट पे वार नहीं करता, रेजिस्टेंस सर्किट के ईएमएफ पे वार करता है। वार का मतलब समझ में आ रहा है? हमला। जो तकलीफ देनी है, जो फाइट हो रही है, वो रेजिस्टेंस और ईएमएफ की वजह से हो रही है। अगर किसी सर्किट का ईएमएफ घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस सर्किट से निकलने वाला करंट भी घट जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि रेजिस्टेंस ऑपोजिट्स द करंट। बट बच्चा क्या सोच के चल रहा है जिंदगी में? बच्चा सोच के चल रहा है कि करंट बाहर निकलता है, करंट रेजिस्टेंस से मिलता है, बोलता है आइला रेजिस्टेंस मेरे को कम होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचो सोचो, रेजिस्टेंस की लड़ाई ईएमएफ के साथ है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, द विलेंस ऑफ द सर्किट एक्चुअली ब्रिंग्स डाउन द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। सोच के देखो ना, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी कितनी खुशी मना रही होगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे सर्किट में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट के हिसाब से करंट सप्लाई करेगी। इमेजिन करो, 10 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट के हिसाब से करंट सप्लाई करेगी। परंतु सपोज करो यहां से जो करंट फ्लो हुआ वो हुआ समझो 8 एम्पियर। एग्जाम्पल पे ले लिया हम लोग ने 8 एम्पियर, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब मेरा सवाल बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मेरा सवाल बिल्कुल ध्यान से समझना। ये वाली जो बैटरी है, ये वाली जो बैटरी है, ये भी 10 वोल्ट की है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस वाले सर्किट में 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा जैसे इस वाले सर्किट में 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था? बताओ, क्या इस वाले सर्किट में 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा जैसे इस वाले सर्किट में 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था? दोनों जगह पे 8-8 वोल्ट की, 10-10 वोल्ट की बैटरी है, दोनों जगह पे बैटरी 10-10 वोल्ट की है। बताओ होगा? बताओ, क्या दोनों सर्किट में 10 वोल्ट का 8 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए? नहीं होगा, नहीं होगा। इस वाले सर्किट में 8 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आप बात नहीं समझ रहे हैं, आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर इस ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट है, अगर इस ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज इसको हराने में और इसको हराने में चला जाएगा। कल क्या किया फिर अपन लोगों ने? कल पूरे लेक्चर में क्या किया फिर? ये 10 वोल्ट में से कुछ वोल्ट इसको हराने में और इसको हराने में जाएगा कि नहीं जाएगा? विलन को हराने में वोल्टेज का नुकसान कल हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। इसका मतलब ये बैटरी भले ही 10 वोल्ट की है, ये बैटरी 8 वोल्ट ही सप्लाई कर सकती है, ये बैटरी सिर्फ 8 वोल्ट सप्लाई कर सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, दिखने के लिए बैटरी 10 वोल्ट की है, दिखने के लिए बैटरी 10 वोल्ट की है, बस सप्लाई कितना कर रही है? 8 वोल्ट। ये बैटरी दिखने के लिए भी 10 वोल्ट है और सप्लाई भी 10 वोल्ट ही कर रही है। ये बैटरी सप्लाई भी 10 वोल्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। साक्षी, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल, साक्षी आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल। 10 वोल्ट की बैटरी 8 एम्पीयर का करंट देती है, सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ एक एग्जांपल है। 10 वोल्ट की बैटरी 8 एम्पीयर का करंट फ्लो करवा रही है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, बात को समझो। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, बात को समझो। सिर्फ एग्जांपल कनेक्ट करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, ये बैटरी असली में 10 वोल्ट की है, पर ये बैटरी सर्किट में 8 वोल्ट ही सप्लाई कर सकती है। तो करंट तुम्हें कितना मिलेगा? अगर 10 वोल्ट की बैटरी 8 एम्पीयर करंट सप्लाई कर रही है, तो क्या 8 वोल्ट की बैटरी कितना सप्लाई करेगी? कम ही सप्लाई करेगी ना।
8 वोल्ट की बैटरी कम ही सप्लाई करेगी, तो यहां से जो करंट आएगा समझो वो आ रहा है 5 एंपियर, पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है 5 एंपियर। अब तुम लोग क्या बोलोगे, अब तुम लोग क्या बोलोगे, अंकिता अंकिता वही समझा रहा हूं, वही समझा रहा हूं, रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं वही तो समझा रहे हैं। ध्यान दोगे तो समझेगा, कमेंट करते बैठोगे तो कहां से समझेगा, यहां पे ध्यान दोगे तो समझेगा ना। आप मेरी बातों को सुन रहे हो क्या, आर यू लिसनिंग टू मी वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट आई एम सेइंग, आर यू लिसनिंग टू मी वेरी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, तो समझेगा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी थी, एग्जाम्पल के तौर पे 10 वोल्ट की बैटरी ने 8 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर दिया है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 10 वोल्ट की बैटरी ने 8 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस किया। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। जस्ट एन एग्जाम्पल, 10 वोल्ट की बैटरी ने 8 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस किया, मैंने मुझे कल इतना बताओ, हाँ या ना, स्पेशली अंकिता, क्या 10 वोल्ट की बैटरी ने 8 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस किया, ये बात सब लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, दूसरा मेरा सवाल आपसे, ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है 10 वोल्ट की, ये सर्किट में कितना वोल्टेज सप्लाई कर रही है, सब लोग का रिप्लाई। 10 वोल्ट की बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी सर्किट में कितना वोल्टेज सप्लाई कर रही है, वोल्टेज पूछा, सूरज, दर्शन, क्वेश्चन ध्यान से समझो, सर्वेश, मैंने वोल्टेज पूछा, करंट नहीं पूछा, मैंने करंट नहीं पूछा, मैंने वोल्टेज पूछा, वोल्टेज कितना वोल्टेज ये सप्लाई कर रही है। बहुत ही बढ़िया, 10 वोल्ट है ईएमएफ और 10 वोल्ट ही सप्लाई कर रही है। कल का लेक्चर अगर पढ़ा रहेगा तो मेरे सवालों का जवाब आपको आ रहा रहेगा, इसलिए बोलता हूं रेगुलरली पढ़ो, ऐसा मत समझो कि मैं पढ़ा देता हूं और आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कितना भी गला फाड़ू, कितना भी अच्छे से समझाऊं, अगर आप रेगुलरली घर पे नहीं पढ़ रहे हो आपको अगले लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए ऑल ऑफ यू हैव टू थिंक अबाउट दिस वेरी वेरी केयरफुली। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस ईएमएफ को अपोज करने वाला कोई भी नहीं था, इस ईएमएफ को अपोज करने वाला कोई भी नहीं था। साक्षी, वो जस्ट एग्जाम्पल है बेटा, 10 वोल्ट 8 एम्पियर करंट दे रहा है, एग्जाम्पल है, आप 6 एम्पियर ले लो, आप 10 एम्पियर ले लो, कुछ भी ले लो, कंसेप्ट समझो, आप किधर और ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हो। अभी क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हो, यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है 10 वोल्ट 8 एम्पियर कैसे दे रहा है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल उठाया है, सिर्फ एग्जाम्पल उठाया है ये समझाने के लिए कि कंसेप्ट क्या चल रहा है, छोड़ दो 10 वोल्ट 8 एम्पियर कैसे दे रहा है, फिलहाल सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी 10 वोल्ट की है, और सवाल ये उठ रहा है कि वो बैटरी 10 वोल्ट कैसे सप्लाई कर रही है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही क्यों सप्लाई कर रही है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही कैसे सप्लाई कर रही है, क्योंकि इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ना तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है और ना ही कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या आपको ये बात समझी, बोलो, क्या सब लोग को ये बात समझी, पहले इतना क्लियर कर लो, ये एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले ये एग्जाम्पल क्लियर कर लो, ये एग्जाम्पल सबको समझा है क्या, 10 वोल्ट का ईएमएफ है, सर्किट में 10 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ये बात सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक और चीज ध्यान से समझो, एक और चीज बिल्कुल ध्यान से समझो, सर्किट में, सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, वो सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो
वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। आपको सर्किट में जो 8 एम्पियर का करंट मिल रहा है, वो 8 एम्पियर का करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि बैटरी ने सर्किट में कितना वोल्टेज सप्लाई करने के लिए दिया। बात को समझो कि जो वोल्टेज बैटरी सप्लाई करवा रही है, वोल्टेज जो बैटरी सप्लाई करती है सर्किट को, वो डिसाइड करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। ईएमएफ डिसाइड नहीं करता, ईएमएफ डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? ईएमएफ तो एक्चुअल में सेल की क्षमता है, वो क्षमता के बाद वोल्टेज आता है। तो करंट सर्किट में कितना फ्लो होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका वोल्टेज डिसाइड करेगा, द वोल्टेज दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द सर्किट। क्या आपको यह बात भी समझ में आ रही है कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी बैटरी कितना सप्लाई कर रही है, कितना आपकी बैटरी सर्किट में सप्लाई कर रही है। ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? फटाफट फटाफट, इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी? समझा है? समझा है? समझा है? समझा है? समझा है? समझा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। इधर क्या था? बैटरी की क्षमता 10 वोल्ट की थी और बैटरी सप्लाई भी 10 वोल्ट कर रही है, तो करंट 8 एम्पियर मिल रहा है। जस्ट एन एग्जांपल, इज जस्ट एन एग्जांपल। अब ये वाला किस्सा बिल्कुल ध्यान से देखो। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बैटरी की क्षमता अगर 10 वोल्ट है, तो क्या ये बैटरी वोल्टेज का सप्लाई भी 10 वोल्ट ही करेगी? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट में से 10 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज चला गया कहां? कुछ वोल्टेज चला गया कहां? इन दोनों को हैंडल करने के लिए चला गया, चला गया। 2 वोल्ट कहां गया? 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी। बैटरी कितना सप्लाई कर रही है? सिर्फ 8 वोल्ट बैटरी सप्लाई कर रही है, 10 वोल्ट सप्लाई नहीं कर रही है, 8 वोल्ट सप्लाई कर रही है। 2 वोल्ट कहां गया? वेयर डिड 2 वोल्ट्स गो? 2 वोल्ट्स इसको और इसको टैकल करने में चला गया, हराने में चला गया। इसको और इसको हराने में चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले इसके बारे में यस और नो हो जाए। 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट दोनों विलन्स को टैकल करने के लिए चला गया। क्या यह बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए। कम ऑन, बराबर है, बराबर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, इस सर्किट में, इस सर्किट में 8 एम्पियर का करंट आएगा? बोलो, इस सर्किट में 8 एम्पियर का करंट आएगा कि कम आएगा? बोलो, सब लोग बोलो, इस सर्किट में 8 एम्पियर का करंट आएगा कि कम आएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, लेस देन 8 आएगा? लेस देन 8 आएगा? इस सर्किट में लेस देन 8 आएगा? करंट लेस देन 8 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहां पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि यहां पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। बराबर है, बराबर है। अब मुझे इन दोनों सर्किट का, आप मुझे इन दोनों सर्किट का सबसे पहला फर्क बताओ क्या है? इन दोनों सर्किट का सबसे पहला फर्क यह है कि यहां पे रेजिस्टेंस था, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं था, और यहां पे रेजिस्टेंस था। दोनों सर्किट का फर्क देखो, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे रेजिस्टेंस है। सर्किट का दूसरा फर्क आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पे रेजिस्टेंस ना होने की वजह से, यहां पे रेजिस्टेंस ना होने की वजह से जितना बैटरी का ईएमएफ था उतना ही बैटरी का वोल्टेज था, और उसकी वजह से करंट 8 एम्पियर आपको मिल रहा था। पर यहां पे रेजिस्टेंस होने की वजह से बैटरी की क्षमता 10 वोल्ट थी,
बट बैटरी ने सर्किट में 8 वोल्ट दिया, जिससे हमें करंट कम मिला, इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑपोजेस द करंट। देखो यहां पे रेजिस्टेंस ना होने की वजह से 8 एंपियर फ्लो कर रहा था, यहां पे रेजिस्टेंस होने की वजह से 5 एंपियर फ्लो कर रहा है। क्या रेजिस्टेंस ने करंट को अपोज किया? क्या रेजिस्टेंस ने करंट की वैल्यू को कम किया? देखो आंखों के सामने देखो, रेजिस्टेंस नहीं है, 8 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है, 5 एंपियर करंट फ्लो हो रहा है। क्या करंट की वैल्यू कम हुई? अब तुम्हारे दिमाग में अपोज करने से अच्छा कम वर्ड लिखो, कम करता है, रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को कम करता है, अपोज वर्ड निकाल दो तुम्हारे दिमाग से। अब अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को कम कैसे करता है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सर रेजिस्टेंस जो है ना, वो ईएमएफ के साथ लड़ाई करता है पहले, और वो ईएमएफ की वैल्यू को कम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू कम हो जाती है। रिपीट करता हूं, रेजिस्टेंस ईएमएफ के साथ लड़ाई करता है, और ईएमएफ के साथ लड़ाई करके वो ईएमएफ की वैल्यू को कम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू कम हो जाती है। और हम दुनिया में बोलते फिरते हैं कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, एक्चुअली रेजिस्टेंस ईएमएफ को अपोज करता है। ईएमएफ की वैल्यू कम होने की वजह से सर्किट में करंट कम आता है, बट दिखाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, पर रियलिटी कुछ और है। करंट की वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू कम हुई। और ईएमएफ की वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच में हुआ झगड़ा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टफ और नॉट? गिव मी यस और नो, बोलो बोलो। अंडरस्टैंडिंग बैटरी है, अंडरस्टैंडिंग बैटरी है। निकाला दिमाग से, निकाला वो आइला वाला दिमाग से निकाला क्या? आइला वाला दिमाग से निकाला क्या कि करंट पहुंचता है रजिस्टर, क्या उसके होता आइला रेजिस्टेंस? ऐसा कुछ नहीं होता, बचपन है वो तुम्हारा बचपन है, उसको निकाल दो दिमाग से। शिफा, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल। नंबर पे मत जाओ, इधर 8 एम्पियर क्यों लिया, उधर 5 एम्पियर क्यों लिया? रितेश, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। उसके पीछे एक डिफरेंट स्टोरी है, उसको कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं, डिफरेंट स्टोरी है उसके पीछे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं तुम्हें बार बार ये क्यों कह रहा था कि तुम्हारे दिमाग से पहले तो ये निकालो, तुम्हारे दिमाग से पहले ये निकालो कि करंट फ्लो होता है, फिर उसको पता चलता है आइला सामने रेजिस्टेंस है, अब मुझे कम होना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले निकालो दिमाग से। जब तक तुम्हारे दिमाग से ये नहीं निकलता, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और तुम्हें कैसे समझना है? दो सर्किट्स को कंपेयर करके समझना है। यू हैव टू कंपेयर द टू सर्किट्स एंड अंडरस्टैंड। अगर यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है तो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, और यहां पे रेजिस्टेंस कम है तो कम करंट फ्लो हो रहा है। पर रेजिस्टेंस की लड़ाई क्या डायरेक्टली करंट के साथ है? नहीं, रेजिस्टेंस की लड़ाई डायरेक्टली करंट के साथ नहीं है, रेजिस्टेंस की लड़ाई डायरेक्टली ईएमएफ के साथ है। ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करता है, अगर तुमने ईएमएफ को हरा दिया तो ऑटोमेटिकली तुमने करंट को हरा दिया। और याद रखना, करंट पूरा का पूरा सर्किट में सेम फ्लो होता है, आइला वाइला सीन नहीं होता। यहां पहुंचे आइला रेजिस्टेंस, करंट को कुछ नहीं पता रेजिस्टेंस है, करंट को वायर पता है, करंट को सिर्फ वायर पता है, करंट को पता है मुझे यहां से यहां फ्लो होना है, बस करंट को इतना पता है, और कुछ नहीं पता करंट को। जितनी भी टेंशन का काम है सब ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। बोलो यार, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो यही पढ़ाते रहूंगा पूरे पूरे पूरा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पूरा 1.5 घंटा यही पढ़ाऊंगा तुम लोग को। हाँ या ना हो जाए? समझ में आ रहा है? कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सब लोग का पहले यस और नो आना चाहिए, मुझे बताना है कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बताओ बोलो। एनीबडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? किसका पार्टिसिपेशन है?
बोलो बोलो, कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? यस सूरज, एब्सोल्युटली करेक्ट। पार्टिसिपेशन किसका है? पार्टिसिपेशन किसका है? पार्टिसिपेशन किसका है? पार्टिसिपेशन किसका है? बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं। जो लोग हाथ रेस कर रहे हैं उनमें से सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। वी कैन गो विद सचिन। यस सचिन। सचिन गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस सर। थोड़ा जोर से बोलेंगे। आ रही है आवाज सचिन? यस सर। अच्छा सचिन, मेरे को एक बात बताओ, रेजिस्टेंस की लड़ाई किसके साथ है? रेजिस्टेंस की लड़ाई ईएमएफ के साथ होती है एक्चुअली। पर दुनिया में तो बोला जा रहा है रेजिस्टेंस की लड़ाई करंट के साथ है, तो दुनिया वाले झूठ बोल रहे हैं क्या? नो सर, बिकॉज ईएमएफ का पर अगर असर होता है इसका रेजिस्टेंस का, तो हम्म। उसका असर ऑटोमेटिकली करंट पे होता है, ओहो इसलिए। हो, तेरे को मेरी तरफ से एक चाय, पैसा खुद देने का। तेरे को मेरी तरफ से एक चाय सचिन। एक नंबर बात बोला सचिन, बोला कि रेजिस्टेंस की लड़ाई ईएमएफ के साथ है, और अगर तुमने ईएमएफ को हरा दिया या ईएमएफ पे तुमने कुछ भी असर किया तो वो असर डायरेक्टली करंट पे दिखाई देगा। मतलब दुनिया वाले आज तक तुम लोग को ऐसा बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। एक्चुअली रेजिस्टेंस किसको अपोज करता है सचिन? ईएमएफ को। हाँ, तो ईएमएफ को जब रेजिस्टेंस अपोज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ईएमएफ के साथ क्या होता है? ईएमएफ का जो वोल्टेज होता है वो कम होता है। अच्छा, वोल्टेज का मतलब जो वो सप्लाई करता है। यस। अच्छा, और ईएमएफ का मतलब? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं मतलब उसका मतलब क्या है? ईएमएफ को आप मुझे कैसे समझाओगे? बैटरी की एक्चुअल क्षमता? यस। अच्छा, बैटरी की एक्चुअल क्षमता ईएमएफ है, पर जो सप्लाई करता है वो वोल्टेज है। अगर बैटरी की एक्चुअल क्षमता 10 वोल्ट है, पर रेजिस्टेंस से लड़ाई करने की वजह से उसकी क्षमता कम हो जाती है, उसकी वोल्टेज कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका करंट भी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो दुनिया भर में सीना ठोक के बोलता है मैंने करंट को अपोज किया, मैंने करंट को अपोज किया। एक्चुअली उसने ईएमएफ को अपोज किया, जिसकी वजह से वोल्टेज कम हुआ, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो कम हुआ, और इसलिए पूरी दुनिया में आप बोलते फिरते हो रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। Thank you so much, Sachin. Anybody else? Anybody else would like to participate? Come on. और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? कम ऑन है, कम ऑन है, कम ऑन है। आई थिंक विश्वज्योति चौहान गॉट अ चांस, आई थिंक 1 or 2 lectures बिफोर। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? बोलो बोलो। चंद्र प्रभा, तावड़े। यस चंद्र प्रभा। गुड मॉर्निंग सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे एक बात बताओ, मैं करंट हूं, मैं कौन हूं? करंट। मैं करंट हूं। मैं बैटरी से बाहर निकला, ठीक है। फिर मेरे को सामने दिखा एक विलन, मैं उसको बोला आइला विलन। ये बात सच है कि गलत है? सर गलत है। अच्छा, मतलब करंट को पता ही नहीं है कि स्टोरी में विलन है, बराबर? यस सर। क्यों करंट को नहीं पता स्टोरी में विलन है? क्या करंट के ऊपर किसी का हाथ है? क्या करंट को कोई प्रोटेक्शन दे रहा है? यस सर, ईएमएफ दे रहा। अच्छा, मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि ईएमएफ ने पहले से ही रेजिस्टेंस लोगों को ठीक ठाक कर दिया है, बराबर है? यस सर, टैकल पर कर रहा है दुनिया पूरे। दुनिया वाले ऐसे क्यों बोलते फिरते हैं कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है? फिर दुनिया वाले ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, अगर तुम इस बात पे हाँ में हाँ मिला रहे हो कि करंट को तो पता ही नहीं होता कि सर्किट में रेजिस्टेंस है, तो फिर दुनिया वाले ऐसे क्यों बोलते फिर रहे हैं कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है? ऐसे क्यों बोलते फिर रहे हैं? सर क्योंकि करंट जो होता है वो ईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो जब भी वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो जाता है कि ईएमएफ कम हो जाता है?
नहीं, मतलब सर जब ईएमएफ कम हो जाता है तभी करंट इनडायरेक्टली कम ही हो जाता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस को लगता है कि वो करंट के साथ करंट को कम कर रहा है। अच्छा, बट वो इनडायरेक्टली ईएमएफ की वैल्यू कम कर रहा है। यस सर। अच्छा अच्छा, चंद्रप्रभा, ये पूरे सर्किट में करंट सेम फ्लो होगा? यस सर, पूरा सेम ही होगा। पूरे सर्किट में करंट सेम फ्लो होगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चंद्रप्रभा। ओ जी, मैं क्या समझ में आ रही है? ओ जी, मैं क्या बचपन से बाहर आ गए? क्या अभी भी बचपन में ही रहना है? क्या अभी भी यही सोचना है? बोल दो, जल्दी बोल दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का पक्का everybody is understanding the reality and the difference what is being taught in the lower standard, the difference and what is being taught in the lower standard. You should must have got a feeling. बोलने में और एक्चुअलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जो आपको बोला जाता है और जो एक्चुअलिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। अभी भी अगर कोई बंदा सवाल पूछता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, तो मैं उसको एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। सर्किट में रेजिस्टेंस लगा के आप ईएमएफ की क्षमता को कम करते हैं, ईएमएफ के सप्लाई को कम करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली सर्किट का करंट घट जाता है। और इस सर्किट के घटने को, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को घटने को पूरी दुनिया रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन मानती है करंट को। पर क्योंकि इंग्लिश का स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम किया गया है कि करंट रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, तो बच्चा दिमाग में एक फैंटेसी बना के रखता है कि करंट आएगा, आइला वाइला होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको दिमाग में एक सेंटेंस ऐसा रखना है कि रेजिस्टेंस करंट को कम करता है, रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू कम होती है। पर रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू कम कैसे होती है? रेजिस्टेंस की लड़ाई ईएमएफ के साथ होती है, ईएमएफ कम होता है इसलिए करंट कम होता है। यह दिमाग में आपने रखना है। डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं रख रहे हैं और इस बैटरी ने 8 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दिया, और ये जो आपकी वायर है, और अगर ये वायर 8 एम्पियर के करंट को झेलने की क्षमता नहीं रख सकती, तो ये वायर जल जाएगी, ये वायर जल जाएगी, बराबर है ना। सर, हम रेजिस्टेंस लगाने से अच्छा कम ईएमएफ लगा देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? रितेश, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कैसा होता है पता है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते ऐसा है, आप चाहते ऐसा है कि सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो, कभी कभी आप ऐसा चाहते हो कि सर्किट में करंट कम फ्लो। तो बैटरी फिक्स रखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओ और घटाओ, जिससे ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। अगर आप कम वैल्यू की बैटरी यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको करंट भी कम ही मिलेगा ना। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक फिक्स बैटरी होनी चाहिए बट करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्लक्चुएट करो। फ्लक्चुएट करने का मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओ। तो सर्किट में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ की वैल्यू और कम होगी, और ऑटोमेटिकली ईएमएफ की वैल्यू कम होगी तो सर्किट पे करंट भी कम हो जाएगा। सो अगर 10 वोल्ट होगा तो रेजिस्टेंस कितना करंट कम करेगा। मैं वही बोल रहा हूं सूरज, डोंट गो ऑन द टेक्निकल पार्ट ऑफ द नंबर्स के टेक्निकल पार्ट पे मत जाओ। उसके लिए अभी हम फॉर्मूला बनाएंगे, अभी फॉर्मूला बनाया नहीं है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, ऐसा ऐसा होता है। सिर्फ तुम्हें ये दिखाने की कोशिश की है कि यहां पे करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, यहां पे करंट कम फ्लो हो रहा है, बस इतना दिखाने की कोशिश की है। नंबर्स पे मत जाओ, नंबर्स के लिए अभी फॉर्मूला बनाया नहीं, अभी फॉर्मूला बनाएंगे। तो आगे बढ़े, फिर फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला बनाए, बनना चाहिए, फॉर्मूला बनना चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू बदल सकती है। रोशन, और एक तकिया दूं क्या आपको? रोशन, और एक तकिया दूं सोने के लिए? यस रोशन, और एक तकिया चाहिए आपको सोने के लिए? अच्छा, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेट मी कनेक्ट द ऑडियो। रोशन को हम लोग ने लेक्चर से सोने के लिए उनको छोड़ दिया हम लोगों ने।
ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट सर्वेश। चलिए दिमाग लगाना है सबको, यहां से ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला। अच्छी तरह से बात को समझेंगे, अच्छी तरह से बात को समझेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या डिराइव करना है? मनीष, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाएगी ना बेटा? रेजिस्टेंस बढ़ाने से ईएमएफ की वैल्यू कम होती है ना? है ना? या जो पावर यूज बोल रहे हो, अगर आप पावर यूज बोल रहे हो कि आप ईएमएफ की वैल्यू बोल रहे हो? नुकसान ज्यादा होगा अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे, तो ईएमएफ का नुकसान ज्यादा होगा। जैसे अगर मैंने यहां पे सर्किट में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस मैंने सर्किट में ऐड कर दिया, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? अभी प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि 10 वोल्ट से पहले 8 वोल्ट मिल रहा था, एक और रेजिस्टेंस लगाओगे तो हो सकता है 8 से अभी 7 वोल्ट मिलने लग जाए। तो 8 वोल्ट की बैटरी अगर 5 एम्पीयर करंट देती है, तो 7 वोल्ट की बैटरी तो और कम करंट देगी। तो जितना ज्यादा आप सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करते जाओगे, उतना ज्यादा आपके वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी और उतना कम करंट सर्किट में फ्लो होगा। लेकिन सर उसको टैकल करना होगा ना करंट पास करने के लिए। हाँ तो कर रहा है ना, ईएमएफ टैकल कर रहा है ना। अगर आपने और एक रेजिस्टेंस ऐड किया, अगर आपने और एक रेजिस्टेंस ऐड किया, तो अभी कितने का नुकसान हो रहा था? 2 वोल्ट का नुकसान हो रहा था। और एक रेजिस्टेंस ऐड करके आपका 3 वोल्ट का नुकसान हो जाएगा। तो और एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो आप सर्किट में 7 वोल्ट फ्लो करेगा। तो 7 वोल्ट से तुम्हें हो सकता है तुम्हें 4 एम्पियर करंट मिले। सब एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। तो टैकल करने के लिए गया ना, वोल्टेज गया ना, पहले 8 वोल्ट दे रहा था, अब 7 वोल्ट दे रहा है, बैटरी गया। बराबर है मनीष? गेटिंग इट मनीष? जितना रेजिस्टेंस आप सर्किट में लगाओगे, उतना ज्यादा ईएमएफ की वैल्यू घटेगी और सर्किट में सप्लाई होने वाला वोल्टेज उतना कम हो जाएगा। ठीक है, लिख के देता हूं, लेट मी राइट इट डाउन। फॉर्मूला 2 मिनट में करते हैं, थोड़ा राइट इट डाउन करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, दिस इंप्लाइज उतना ज्यादा ईएमएफ को अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी उसको हैंडल करने के लिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ को अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी उसको हैंडल करने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा? इस वजह से वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, या फिर आप बोल सकते हो वोल्टेज सप्लाइड फॉर द फ्लो ऑफ करंट कम होगा अगर वोल्टेज सप्लाइड कम होगा तो करंट भी कम सप्लाई होगा। रिपीट करता हूं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा ईएमएफ अपनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी ईएमएफ को उसको हैंडल करने के लिए। इस वजह से जो वोल्टेज सप्लाई करने के लिए बाहर आएगा, बैटरी से जो वोल्टेज सप्लाई करने के लिए बाहर आएगा, वो वोल्टेज कम आएगा,
क्योंकि आधी से ज्यादा एनर्जी तो आप लोगों ने बर्बाद कर ली इन दोनों को हैंडल करने में, रेजिस्टेंस को हैंडल करने में। तो जो एक्चुअल वोल्टेज बैटरी बाहर देगी करंट के सप्लाई के लिए वो कम हो जाएगा, और अगर एक्चुअल वोल्टेज कम हो जाएगा तो आपका एक्चुअल करंट भी कम हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वोल्टेज ने क्या किया, वोल्टेज ने ईएमएफ से पंगा लिया, जिसकी वजह से वोल्टेज सप्लाइड कम हुआ, जिसकी वजह से करंट कम हुआ। पर बचपन से लेकर आज तक आपको क्या समझाया गया कि करंट ने, रेजिस्टेंस ने करंट को कम किया। बीच की स्टोरी किसी ने बताई नहीं। अब तो लिख के भी दे दिया, अब ठीक है, अब आगे बढ़ू, फॉर्मूला लिख दूं। चलो, अब ये है मेरा चौथा पेज। मैं आपसे बात कर रहा था फॉर्मूला के बारे में। आई वॉज टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला, और फॉर्मूला में हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ। फॉर्मूला में हम लोग लगाएंगे सिंपल सा ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ओम्स लॉ आपको क्या बोलता है सर, रेजिस्टेंस सीरीज में करंट कम होगा ना। रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ, रेजिस्टेंस कहीं पे भी करंट को कम ही करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से कम करता है कि पैरेलल में लगाने से कम करता है। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस टोटली अलग कंसेप्ट है, उसको बाद में कभी समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग को क्या पता होना चाहिए, फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट की वैल्यू को कम करता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, जिसमें मैं बात कर रहा हूं ओम्स लॉ लगाने की। ओम्स लॉ मुझे बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मुझे सर्किट का करंट निकालना है तो वो होगा V बाय आर। सब लोगों को यह बात पता है कि इस तरह से मैं सर्किट का करंट निकाल सकता हूं। यस, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस फॉर्मूला, राइट। अब अगर मुझे सर्किट का टोटल करंट निकालना है, मुझे बताना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा यह बताने की कि सर्किट में टोटल वोल्टेज एक्चुअल में कितना था। सर्किट में टोटल वोल्टेज था एक्चुअल में जितना सर्किट का ईएमएफ था, वो टोटल वोल्टेज था। पर उसके साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा R प्लस R को। ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल करंट ऑफ द सर्किट, दिस इज टोटल EMF of the circuit, and this is total resistance of the circuit। बात को समझो, बात को समझो, जरा ये फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखो, जरा ये फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ईएमएफ को अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं तो जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आएगी वो वैल्यू आपकी करंट होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। जरा छोटा सा एग्जांपल देख के देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास एग्जांपल इस तरह से है कि आपके सेल की वैल्यू 10 वोल्ट की है और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम का है, ठीक है, और सेल में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो आपका सेल जो है वो किस तरह से दिखाई देगा, आपका सर्किट किस तरह से दिखाई देगा। सपोज कीजिए ये सर्किट है आपका, ठीक है, यहां पे आपके सर्किट में बल्ब लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें बताना है सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। मैंने क्या बोला, सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 पकड़ लिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होने का मतलब सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। तो कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है जरा हमको पता करना है। चलो फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, यही है, यही है। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी, ईएमएफ है 10 का, कैपिटल आर 0 है, स्मॉल आर 2 का है, इसका मतलब 10/2 हो गया, आपका आंसर आएगा 5 एम्पियर। क्या ये सब लोग को एग्जांपल समझा? ओके विद ऑल ऑफ दिस एग्जांपल, हाया ना हो जाए। देखा मैंने किस तरह से करंट निकाला, सबको ये बात समझ में आई, सबको ये बात समझ में आई, क्लियर, सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। ओके, ओके विद दिस थिंग, ओके ओके, मजा है, मजा है, ओके। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 2,
सेम बैटरी, उसका सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, परंतु अब आपने सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिया। अब आपने सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और वो है 3 ओम का। अब सर्किट डायग्राम देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ईएमएफ। सर्किट डायग्राम में फर्क देखो, ये सर्किट डायग्राम में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने बनाया ही नहीं। अब ये सर्किट डायग्राम में मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनाया। अब फॉर्मूला वापस लगाएंगे, करंट ईएमएफ को डिवाइड करो आर प्लस आर के साथ। करंट ईएमएफ है 10 वोल्ट का, एक्सटर्नल 3, इंटरनल 2 का, 10/5 यानी कि 2 एंपियर। क्या समझ में आया रे? क्या समझ में आया रे? क्या समझ में आया रे? क्या समझ में आया? ए इज एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर है। करंट का यूनिट एम्पियर है भाई लोग, इसको एम्पियर बोलते हैं। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। 5A इज एम्पियर। क्या कुछ फीलिंग आ रही है? क्या कुछ फीलिंग आ रही है? क्या तुम्हें एक बात को समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ाया, बैटरी वही थी, सब कुछ वही था, करंट कम आ रहा है। देखो सेम बैटरी, सेम बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं बदला, पर तुमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के सर्किट में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू तुमने कम कर दी। अब इससे ज्यादा तुम्हें और क्या डिटेल दूं मैं? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? करंट का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। इन द फर्स्ट केस ऑल्सो यहां पे भी करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहां पे भी करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। कॉमन सेंस वाली बात है। यहां पे करंट आया 5 एंपियर, यहां पे करंट आया 2 एंपियर। करंट की वैल्यू क्यों कम हुई? व्हाई डिड द करंट की वैल्यू डिक्रीज? बिकॉज रेजिस्टेंस ने इस बैटरी को अपोज किया। फॉर्मूले में भी सब कुछ छुपा हुआ है, देखो ना। ईएमएफ को तुम डिवाइड कर रहे हो, ईएमएफ को तुम डिवाइड कर रहे हो रेजिस्टेंस के साथ, ईएमएफ को तुम डिवाइड कर रहे हो रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर तुम ईएमएफ को रेजिस्टेंस डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, जो तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया? क्लियर है? फॉर्मूला डन है। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, ओम्स लॉ लगाया। ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने सिर्फ ओम्स लॉ लगाया। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, खत्म हो गई बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट होल्ड अ मिनट, थोड़ा लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। एक मिनट होल्ड करो सब लोग। यस सर, ये अगर पॉइंट में आया तो हम होल नंबर आंसर लिखेंगे, या फिर हम ऐसा पॉइंट में लिखो, होल नंबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, ठीक है।
अंकिता सो जाइए अच्छे से, सो जाइए अच्छे से, सो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये देखो। अब ये चीज थोड़ी मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ओके, फटाफट सब लोगों ने रीड करना है यहां पे और यहां पे क्या लिखा हुआ है, रीड करना है। 5 वोल्ट्स 1 एम्पियर, 5 वोल्ट्स 2.1 एम्पियर। कैन यू रीड एवरीबडी? Everybody give me a reply. Can you read this thing here? 5 volts 1 ampere, 5 volts 2.1 ampere. Can everybody read this thing? दिख रहा है, दिख रहा है? अच्छा देखो, अब समझो, अब समझो। हाँ, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब ये एक पावर बैंक है, दिस इज अ पावर बैंक। इस पावर बैंक में दो सप्लाई वोल्टेज दिए हुए हैं, ठीक है ना? ये 5 वोल्ट का ये भी है, 5 वोल्ट का ये भी है। आपने रीड किया दोनों जगह पे, आपने अच्छी तरह से रीड किया ना? आपने दोनों जगह पे देखा, एक जगह पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, एक जगह पे लिखा है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर। आपने अच्छी तरह से रीड किया, सब लोगों ने अच्छी तरह से रीड किया ना? 5 वोल्ट 1 एम्पियर, 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर लिखा हुआ। अब आप लोग मुझे बताओगे, अब आप लोग मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। सोच के देखो, ये बैटरी भी 5 वोल्ट की है, ये बैटरी भी 5 वोल्ट की है। अरे यार क्या, यहां से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है, यहां से फ्लो होने वाला करंट 2.1 एम्पियर है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोच के देखो, सोच के देखो। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? इस वाले केस में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो ज्यादा है, और इस वाले केस में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कम है। इसलिए ये वाली चीज, इसलिए ये वाली चीज 5 वोल्ट की होते हुए भी आपको 2.1 एम्पियर का करंट दे रही है, और ये वैल्यू 5 वोल्ट के होते हुए भी आपको 1 एम्पियर करंट दे रही है। सिमिलरली जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया, 10 वोल्ट की बैटरी यहां है, 2 एम्पियर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी यहां पे भी है, 2 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, पर यहां पे रेजिस्टेंस दोनों का मिला के ज्यादा हो जाता है, 3 + 2 5 हो जाता है, तो ओवरऑल करंट की वैल्यू घट जाती है। और सिमिलरली यहां पे भी ओवरऑल करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हो रियल में अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में अगर आपको सुनना है कि कैसे ये बात की जाती है, तो आप बोलते ना फास्ट चार्जिंग। आपने सुना होगा देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फास्ट चार्जिंग। अगर मैं यहां पे लगा के, अगर मैंने यहां पे लगा के अपने मोबाइल को चार्ज करना शुरू किया, तो मेरे मोबाइल को 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। पर अगर मैंने यहां पे लगा के मेरे मोबाइल को चार्ज करने का कोशिश किया, तो यहां पे मुझे 2.1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। यहां पे मुझे 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है, और यहां पे 2.1 एम्पियर करंट मिल रहा है। आपको बताना मेरा मोबाइल फास्ट चार्ज कैसे होगा, 1 एम्पियर पे होगा कि 2.1 एम्पियर पे होगा? कहां पे मेरा मोबाइल ज्यादा फास्ट चार्ज होने वाला है बताओ? 2.1 एम्पियर पे मेरा मोबाइल ज्यादा फास्ट चार्ज होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, बराबर है कि नहीं है? फिर आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, फिर आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है। आप लोग ये सोच सकते हो कि सर कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि उसका मोबाइल जल्दी चार्ज हो, तो फिर 2.1 वाला ही दो ना, ये 1 एम्पियर वाला क्यों दिया है? फिर कोई भी इंसान तो यही चाहेगा कि मेरा मोबाइल जल्दी चार्ज हो, तो फिर वो तो जानबूझ के वो हर बार 2.1 वाले सॉकेट में चार्जिंग लगाएगा ना। तो ये 1 एम्पियर क्यों दिया है? अगर आपका चार्जर में 2.1 है, अगर आपके चार्जर में 2.1 है और आपके चार्जर में 1 एम्पियर भी है, तो ये इसलिए है क्योंकि आपका डिवाइस सपोर्ट करना चाहिए, आपका जो मोबाइल फोन है वो सपोर्ट करना चाहिए इतना हैवी करंट लेने के लिए। सपोज कीजिए मैंने ये वाली वायर का इस्तेमाल किया और मैंने ये वाली वायर यहां पे लगा दी, 2.1 में मैंने ये वायर यहां पे लगा दी। जैसे ही इस वायर से 2.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, हो सकता है ये वायर जल जाए,
पर अगर मैंने इस वायर को यहां पे लगाया तो सब सपोज करो ये वायर नहीं जलेगा, सपोज करो ये वायर नहीं जलेगा। तो आपके सामने वाले डिवाइस की क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो कितना करंट अपनी बॉडी से ले सकता है, इसलिए दो अलग अलग सॉकेट्स आपको दिए गए। ओके, एवरीबडी इज ओके, गिव मी ए यस और नो, बोलो ये फॉर्मूले का पूरा बेसिक सबको समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना हो जाए। बहुत सारे लोगों ने जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट सेक्शन में देखा, उन्होंने पहले ये फॉर्मूला बोल दिया था। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत लोग को पहले से पता था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। बट इन द स्टार्टिंग इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, इट वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट आता है, उसके बाद फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला पहले बता दोगे तो कुछ मजा नहीं है। अभी तुमने फॉर्मूला देखा तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि हाँ देखो फॉर्मूले में भी ये पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और कंसेप्ट पे भी तुम्हें पता चल रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है। आज के लिए इतना काफी है। आज मैं और एक टॉपिक नहीं ले सकता, क्योंकि और एक टॉपिक लूंगा तो 15 मिनट में खत्म नहीं होगा, वापस और कंफ्यूजन पैदा होगा। आज के लिए कल इतना ही रखते हैं। आज हमने पूरी की पूरी स्टोरी अंडरस्टैंड की कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट को कौन अपोज करता है, रियलिटी क्या है, ठीक है ना, रियलिटी क्या है, ये सब चीज हम लोग ने इजीली निकाली है। हाँ, रजिस्टर निकाल सकते हैं ना दीक्षा, आपको वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, आप रजिस्टर निकाल लो। आपको वोल्टेज दिया है और करंट दिया है ना, आप रजिस्टर निकाल सकते हो ना इजीली उससे, बराबर है ना। क्वांटम फिजिक्स 12th में है, क्वांटम फिजिक्स 12th में है आपको, पर पूरा नहीं है, पूरा नहीं, मतलब थोड़ा होगा, मतलब सिर्फ डी ब्रॉग इक्वेशंस या सिर्फ थोड़ा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली पढ़ने के लिए अलग से पूरा एक आपको डिग्री करनी पड़ेगी क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, 12th में थोड़ा बहुत है। डन है क्लास, आज का लेक्चर क्लियर है सब लोग के दिमाग में, यहीं पे आज का लेक्चर हम स्टॉप कर सकते हैं क्या। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। और लेक्चर की शुरुआत में जो आप सोच रहे थे कि ऐसा होता है, कि आप सोच रहे थे कि करंट को कैसे ऑपोजिशन मिलता है, जो आप सोच रहे हो और जो होना है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। शीट्स आएंगी ग्रुप पे, अच्छी तरह से शीट को देखिए, ठीक है। आइला वाला भूल जाने का, अभी आइला वाला भूल जाने का, सर हर इलेक्ट्रॉनिक एटम में रेजिस्टेंस होता है, साइंटिस्ट लोग रेजिस्टेंस को हटा क्यों नहीं देते। इट इज नॉट इजी टू रिमूव रेजिस्टेंस, इन एवरीथिंग देयर इज रेजिस्टेंस प्रेजेंट, in everything there is resistance present, you cannot remove the resistance। रेजिस्टेंस बहुत ही डीप चीज है। अभी तुमने सिर्फ रेजिस्टेंस का ना, आज तुमने सिर्फ 10% पढ़ा है, असली वाला रेजिस्टेंस तो अभी बाकी है, जो अगर फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो पक्का समझाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। शाम में लेक्चर नहीं है, सब चीज में रेजिस्टेंस होता है। चलो बाय बाय बाय।